आपकी 303 सीटें हो सकती हैं, अगर 544 भी होती फिर भी संविधान आपके ऊपर है, आप संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि इस प्रोग्राम का आयोजन मेटा फ्रेम्स ने किया और उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं आऊं, मैं आपके बीच में अपनी बात रख सकूं। और मैं भी शुक्रगुजार हूं परवेज आलम साहब का कि जब इस प्रोग्राम पे कुछ काले बादल आए थे तो उन्होंने हमारी मदद करी और इस प्रोग्राम को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया। और आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा, कल को आप भी अगर किसी प्रॉब्लम में आए, अगर आप जेन्युइन इंसान है और आपको कॉज जेन्युइन है तो आप परवेज आलम साहब के पास आ जाइएगा। वो जिस तरीके से हमारे साथ खड़े थे वो आपके साथ भी खड़े रहेंगे। शुक्रगुजार हूं मैं यहाँ के SHO साहब का और दिल्ली पुलिस के जो लोग यहाँ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के साथ कोऑपरेट करने के लिए। वो परेशान थे कल से कि JNU वाले आके क्या बोलेंगे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि JNU वाला तो मैं बाद में हुआ, पहले मैं ओखला वाला हूं। यही मेरा जन्म हुआ और यही मैं रहता हूं और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि संविधान के दिन मैं संविधान पे बात करूं। और पुलिस वालों को आश्वासन दिलाना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला है कि जिससे किसी को आपत्ति हो। कुछ लोगों को आपत्ति हुई थी जो आपको 9 बजे आके बताते हैं नेशन वांट्स टू नो, लेकिन जब भी आप सच बोलेंगे तो आप जब भी कुछ सच बोलेंगे तो उनको आपत्ति होनी ही है। तो उनकी आपत्ति को छोड़ के आज का जो मुद्दा है और आज का जो दिन है उस दिन की अहमियत को समझ के हमको आज दिन के बारे में बात करनी है। आज से 70 साल पहले आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा था। संविधान को लिखने वाली जो असेंबली थी उसके वो ड्राफ्टिंग चेयरपर्सन थे। उस संविधान ने हम तमाम लोगों को बराबर के अधिकार दिए हैं और आज जरूरी है कि उस संविधान की अहमियत को, उस संविधान के वैल्यू को हम समझें और साथ में मिलके जो कुछ खतरे हमारे संविधान के ऊपर हैं उससे हम लड़ें। लेकिन साथ ही में एक दिन और है जिसके लिए आज के दिन को याद किया जाता है। वो हाल ही में कुछ हुआ था हमारे देश के अंदर। आज से 11 साल पहले आज ही के दिन बंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ। कई सारे हमारे नागरिक, उनकी जान गई। कई सारे पुलिस वाले, जाबाज पुलिस अफसर, जिन लोगों ने उन आतंकवादियों का मुकाबला किया और अपनी जान कई सारे लोगों ने जो उनका मुकाबला किया और शहादत दी हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए। तो आज का दिन जब एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए याद करते हैं तो दूसरी तरफ हम शहीद हेमंत करकरे के लिए भी याद करते हैं। और ये बात बहुत चौंकने वाली नहीं है कि जो लोग आज खुलेआम हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं वही वो लोग हैं जो खुलेआम हेमंत करकरे के बारे में भी अपशब्द बोलते हैं, खुलेआम हेमंत करकरे का अपमान करते हैं। आप तमाम लोगों को याद होगा, कुछ महीने पहले की बात है, सांसद जीत कर आ गई हैं। उन्होंने बोला था कि मेरे श्राप से, मेरी बद्दुआ से हेमंत करकरे की मौत हुई 3 महीने बाद। ये कैसा श्राप है कि आपने श्राप दिया और मसूद अजहर को उधर मैसेज मिल गया और मसूद अजहर ने आपके श्राप का काम कर दिया। ये कैसे तार जुड़े हुए हैं आपके, ये सवाल आज पूछने की जरूरत है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, वायर में रिपोर्ट छपी है कि अभी RTI से पता चला कि बीजेपी को 10 करोड़ रुपए एक ऐसी कंपनी ने दिया जिसका कनेक्शन इकबाल मिर्ची और दाऊद इब्राहिम से है। तो ये कैसे तार जुड़े हुए हैं आपके कि आप जेल में बैठ के शराब देती हैं और 3 महीने बाद उनको आतंकवादी आके शहीद कर देते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, धिक्कार है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे। एक तरफ वो हेमंत करकरे का अपमान करती हैं, वहीं दूसरी तरफ बोलती हैं कि नाथूराम गोडसे हमारे देश के बड़े देशभक्त थे। प्रधानमंत्री ने बोला कि उनको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। कमेटी बनाई जाएगी, अमित शाह ने बोला, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कुछ महीने बाद पता चलता है कि कोई कमेटी उनके खिलाफ नहीं बनी और आज उस इंसान को एक डिफेंस पार्लियामेंट्री पैनल में
उस इंसान को लेकर आ गए हैं। आप खुद सोचिए, ये गोडसे प्रेमी और हेमंत करकरे से नफरत करने वाले आज हम तमाम लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। गोडसे से प्रेम, देश से गद्दारी है। जब ऐसा हाल है, पिछले चुनाव में कुल पैसा 50,000 करोड़ खर्च हुआ था। उस 50,000 करोड़ में 27,000 करोड़ सिर्फ एक पार्टी ने खर्च किया था, आधे से भी ज्यादा। वो पार्टी जो आज हम पर राज कर रही है, कोई और इतना पैसा है कि वो सब कुछ खरीद सकते हैं, मीडिया खरीद सकते हैं, यहाँ की संस्थान खरीद सकते हैं, यहाँ के संसाधन खरीद सकते हैं। वहां जाना चाहिए। हजारों करोड़ खर्च हुए पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी का थोपड़ा हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में लगाने के लिए। जो विकास आपको देश की जमीन पे नहीं दिखेगा, वो आपको हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में नरेंद्र मोदी के थोपड़े में दिख जाएगा और कहीं नहीं दिखेगा। हजारों खर्च हुए, मीडिया सुबह शाम रात यही बताते रहे वो कितने अच्छे हैं। हमने नहीं बोला था वो बुरे हैं, हमने बोला था उनकी नीतियां बुरी हैं। लेकिन शातिर इतना चालाक है अमित शाह, मीडिया खोलेंगे रात के 9 बजे तो बोलेंगे चाणक्य है, ये चाणक्य नीति दिखा रहा है। मतलब एक इंसान लोगों को डरा धमका के खरीद के वो लेके जाता है, 100 करोड़ रुपया देता है, या तो आप 100 करोड़ ले लीजिए वरना आप देख लीजिए। तो रिश्वत भी आपको लेनी है, और रिश्वत नहीं ली तो आपके साथ क्या होगा। उस सब दौर में, इस दौर में बहुत जरूरी है कि हम संविधान की बात करें, और उस संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द लिखे हैं, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन शब्दों के असली मायने को जाने, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे सामने ये शब्द खोखले होते जा रहे हैं। बहुत जल्दी शायद इन शब्दों को भी संविधान से हटा दिया जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, आज से 2 साल पहले कर्नाटक के भाजपा के विधायक ने बोला था कि हम सरकार में आए हैं संविधान बदलने के लिए, और लोगों को अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नहीं बोलना चाहिए, लोगों को अपने आप को सेकुलर नहीं बोलना चाहिए, अपने धर्म और जाति के आधार पर अपनी पहचान बनानी चाहिए। एक जना अंदर हो जाओ, एक जना बाहर चले जाओ भाई। जब वो संविधान थोड़ा सा यार खत्म करने की बात कर रहे थे भाई, नीचे बैठ जाओ। आज जब उनकी 303 सीटें लोकसभा में हैं, और पिछले 2 सेशन में पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो कुछ किया है, एक तरफ उनको लगता है कि लोकसभा में तो हम कुछ भी पारित करा सकते हैं और राज्यसभा में हम मैनेज कर लेंगे। अब उन्होंने एक नया सोचा छोड़ा है, सब कुछ हो जाने के बाद पहले सेशन में अब एक नया सोचा है। जगह जगह जाके हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं, अभी संसद में भी बोला, एक नई चिड़िया मिली है उन्हें, उस चिड़िया का नाम है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC। हमारे देश से घुसपैठियों को बाहर करने का काम सरकार बोल रही है हम अपने कंधों पे लेंगे। क्या ये सच है? ये कहां से शुरू हुआ और वो करना क्या चाहते हैं घुसपैठी बोल के इस देश के अंदर? ये बोल रहे हैं कि जो असम में हुआ अब वो पूरे देश में करेंगे और असम में फिर से करेंगे। 1 साल पहले तक अमित शाह बोलते थे कि असम के अंदर NRC के अंदर 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं और NRC करके उनको बाहर निकाला जाएगा। जब NRC की लिस्ट आई वो नंबर 19 लाख आया। 19 लाख भी बहुत ज्यादा है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लेकिन अमित शाह साहब से आज सवाल पूछना चाहिए कि 50 लाख का आंकड़ा आपके पास कहां से आया था, और अब वो आंकड़ा जब झूठ साबित हो गया है तो आपको बोलना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पे मैंने झूठ बोला था या मुझे गलत इंफॉर्मेशन थी, और NRC उस आधार पर नहीं होना चाहिए। एक तरफ हमारे होम मिनिस्टर ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, दीमक है, बांग्लादेशी घुसपैठी, खटमल है, हम इनको बांग्लादेश भेज देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बांग्लादेश जाके वहां के मंत्रियों को बोलकर आते हैं आप बेफिक्र रहिए, हिंदुस्तान से हम किसी को भेज के बांग्लादेश नहीं भेजने वाले। तो आप क्यों कर रहे हैं NRC पे? अजान का इंतजार कर लेते हैं। केंद्र सरकार को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था। वो बोल रहे हैं कि वो पूरे देश में NRC कराएंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो घुसपैठी पता लगाने का तरीका क्या अपनाया उन्होंने?
कि 1951, 1951 और 1971 से पहले के डॉक्यूमेंट्स जिनके पास नहीं है वो भारत में सब घुसपैठी है। इस देश में कितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं? मैं यहां खड़ा होकर बोलता हूं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स अपने परिवार के हैं या नहीं है। वो चाहते क्या है? कौन परेशान होगा इसमें? गरीब लोग परेशान होंगे। असम के अंदर भी, असम में हर साल बाढ़ आती है, कई सारे गांव डूब जाते हैं। जब गांव डूबते हैं तो घर में कुछ नहीं बचता, दस्तावेज भी नहीं बचते। वही तमाम लोग एनआरसी में पीड़ित हुए थे, वही तमाम लोगों का नाम नहीं आया था। और आज वो बोल रहे हैं कि ये चीज जिसके चलते इतने सारे लोगों ने आत्महत्याएं करी असम के अंदर लिस्ट आने से पहले, देश के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इस इलाके के अंदर कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूमता रहता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट निकाल के रखिए, वो वाला डॉक्यूमेंट निकाल के रखिए। उसमें उन्होंने एक शोषा और जोड़ दिया है, CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये मेरे शब्द नहीं, गृह मंत्री के शब्द हैं, क्रिश्चियन है, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। एक समुदाय का नाम नहीं लेते। मतलब अगर आप मुसलमान हैं और आपके पास वो तमाम दस्तावेज नहीं है तो आपको घुसपैठी करार कर दिया जाएगा। कब से भारत के संविधान ये इजाजत देता है कि एक इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, देश का गृह मंत्री है, संविधान पर शपथ ली है, जिस संविधान ने बोला कि नागरिकता का धर्म से कोई लेना देना नहीं, आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, आप तमाम लोग इस देश के नागरिक हैं। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे गैर संवैधानिक स्टेटमेंट देता है तो हम लोगों को गुस्सा आना चाहिए, आक्रोशित होना चाहिए और उसे सवाल पूछना चाहिए। ये भूल जाइए कि आप तमाम लोग एनआरसी लिस्ट में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट देंगे। आज मैं इस इलाके से निकल रहा था तो एक बोर्ड देखा कि एनआरसी अवेयरनेस कैंप। भूल जाइए, उस कैंप में मत जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां। 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी है, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो 20 करोड़ लोग अपने डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते। हमको सिविल डिसोबीडियंस करना पड़ेगा, हमको इसको मुखालफत करनी पड़ेगी, सरकार से बोलना पड़ेगा कि ऐसे गैर संवैधानिक कानूनों का इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है। आपकी 303 सीटें हो सकती हैं, अगर 544 भी होती फिर भी संविधान आपके ऊपर है, आप संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है सड़कों पे, अगर युवा छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहा है सड़कों पे, लाठियां खा रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है, तो हम तमाम लोगों को तैयार होना पड़ेगा अपने संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए। एक टेस्ट लिया जा रहा है, पहले नागरिक सरकार से टेस्ट लेते थे, आज सरकार नागरिक से टेस्ट ले रही है कि आपके नागरिकता का टेस्ट लेंगे। इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे वो तमाम दल जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, उनको जरूरी है कि इसमें वो पोजीशन ले और इस लड़ाई को वो लड़े। समस्या यही है, हमारा दर्द, हमारी पीड़ा सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बीजेपी से तो है, लेकिन हमारा दर्द, हमारी पीड़ा उन लोगों से भी है जो अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते हैं, जो हमारे बीच में आते हैं, हमारा वोट मांगते हैं, हमको एक वोट बैंक की तरह देखते हैं, लेकिन हमारे दर्द में कभी शामिल नहीं होते, हमारी आवाज को कभी बुलंद नहीं करते। पिछले 5 साल में आपने कितने केसेस देखे मॉब लिंचिंग के? इतने तमाम लोगों को मार दिया गया और हमने क्या देखा कि सरकार के लोग, एक यूनियन मिनिस्टर, कुछ लोग जिनको कोर्ट ने दोषी पाया, उनको जाके माला पहना रहे हैं, उनको जाके सम्मानित कर रहे हैं। कि ऐसे वक्त में जब बीजेपी के नेता खुलेआम ये कर रहे थे, तो मेरा सवाल उन सेकुलर दलों से भी है, क्या आप पहलू खान के घर नहीं जा सकते थे? आप तबरेज अंसारी के घर नहीं जा सकते थे? आप जुनैद के घर नहीं जा सकते थे? आप क्यों ये दूरी बनाना चाहते हैं? जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि मॉब लिंचिंग को लेकर कानून आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान है कि जब जब एक इंसान की लिंचिंग होती है, इस देश में संविधान की लिंचिंग होती है। तो अगर भाजपा
आज एनआरसी को लेकर एक मुद्दा बना सकता है पार्लियामेंट के अंदर, तो ऑपोजिशन इस बात को लेकर मुद्दा क्यों नहीं बना सकता कि 1 साल से ऊपर हो गया है, आपने कोई कानून क्यों नहीं लेकर आए, आपने मॉब लिंचिंग को लेकर कुछ काम क्यों नहीं किया। ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा। और इस सवाल पूछने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी सेकुलर तंजीम को या किसी सेकुलर पार्टी को कमजोर करना चाहता हूं। मेरी कोशिश यह है कि वो लोग सेकुलरिज्म पर वापस आए, सही में सेकुलरिज्म की लड़ाई को लड़े, इस देश के आज के वक्त के जो हालात हैं उनकी गंभीरता को समझे। कुछ लोगों को लगा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था नीचे गिरेगी ये सरकार भी नीचे गिर जाएगी, हमको सांप्रदायिकता में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उससे हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हमारा मुद्दा इकोनॉमी है। हमारा देश का इकोनॉमी तो गिर रहा है लेकिन बीजेपी का इकोनॉमी बढ़ रहा है। और जब तक आप उनके सांस्कृतिक एजेंडे का जवाब नहीं देंगे, जब तक अब आप उनको हरा नहीं सकते। 2014 के बाद कांग्रेस ने बोला कि सेकुलरिज्म के चलते हम हार गए, क्योंकि हमको मुसलमान परस्त घोषित कर दिया बीजेपी ने और इसलिए हम हार गए। पिछले 5 साल में उन्होंने इस गलती को सही करने की कोशिश करी, उनकी तथाकथित गलती को। इस गलती को ठीक करने से वो 44 से 52 पहुंचे हैं। आपको अपनी आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा, आइडियोलॉजी में खड़ा होना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ था तमाम लोग जश्न मना रहे थे, एक आदमी था तो जश्न नहीं मना रहा था, वो खून के आंसू रो रहा था, वो था मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। अगर ये पार्टी अपने आप को महात्मा गांधी की पार्टी बोलती है तो उसको याद करना चाहिए कि उस वक्त के सांप्रदायिक दौर में उन तमाम इलाकों में जहां दंगे हो रहे थे वहां गांधी जी ने जाके क्या बोला कि मैं माइनॉरिटीज के साथ हूं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हूं, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हूं। किसी सेकुलर नेता में इतना दम है तो वो सवाल को उठाए। एक चीज और शुरू कर दी है, जो सेकुलर पार्टी इन सब सवालों पे बोलना नहीं चाहते, वो अपने छुटभैया नेताओं को चंदा लेके उनके घर भेज देते कि आप चंदा दे दीजिए इनको। हमने चंदा देने के लिए आपको नहीं चुना था, चंदा तो इस देश के आवाम दे सकती है उन लोगों को। हमने आपको आवाज उठाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आपको चुना था और इस लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो हम आपको मजबूर करेंगे। हम सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, हम भी इंसान हैं, बराबर के नागरिक हैं। और आज अपनी नागरिकता का, अपनी बराबर की शहरियत का जब हमको बताया जा रहा है, अब चारों तरफ देखिए, जब वो तबरेज अंसारी का वीडियो देखते हैं या पहलू खान का वो वीडियो देखते हैं या देखते हैं कि अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को जाके माला पहनाई जा रही है, वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो संदेश दे रहे हैं कि आपकी जान, आपका माल, आपकी नागरिकता कोई मायने नहीं रखती, आप 2 दर्जे के नागरिक हैं। इस खतरे को हमको समझना पड़ेगा, इस चैलेंज को हमको लेना पड़ेगा। ये लोग बात करते हैं महात्मा गांधी की, ये बोला कि 150 साल हुए हैं महात्मा गांधी को और हम देश भर में महात्मा गांधी को लेकर प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब से बोलना चाहूंगा, एक तरफ गांधी और दूसरी तरफ गोडसे, आप 2 नाव में सवार नहीं हो सकते। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर एक तरफ आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रमोट करते हैं तो ये महात्मा गांधी का ढोंग बंद कीजिए। गांधी का नाम आपको शोभा नहीं देता। अगर किसी चीज के लिए गांधी जाने जाते हैं सबसे ज्यादा, तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जाने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते हैं। अगर गोडसे ने उनका कत्ल किया था तो इसीलिए किया था कि गांधी जी ने बोला कि हमारा देश सेकुलर था और सेकुलर रहेगा। आज हमको उन तमाम लोगों को याद करना है, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान का वादा हो, चाहे महात्मा गांधी का वो धर्मनिरपेक्षता का वादा हो, और चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद का हमारी शहरियत को लेकर जो उन्होंने बात बोली थी। जब आज हमारी लिंचिंग होती है तो वो लिंचिंग क्यों करते हैं? वो लिंचिंग इसलिए करते हैं कि वो आपको कमजोर समझते हैं। ये समझते हैं कि इनका लिंचिंग करके कोई बवाल नहीं होगा देश में, कोई राजनीतिक समस्या नहीं आएगी देश में, कोई आवाज नहीं उठाएगा, मामला दबा दिया जाएगा। जब बेल में छूट कर आएंगे या बरी होकर आएंगे, जब भी 4-5 लोग इधर उधर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। आपको अपने संवैधानिक अधिकारों के लड़ने के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। जब आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पार्टी वाले गोडसे के यार जब बोलते हैं कि हम लोग पाकिस्तान चले जाएं, तो हम उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद के वो शब्द याद दिलाना चाहेंगे। जब देश में बंटवारा हो रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर बोला था कि मुसलमानों इस देश को मत छोड़ो, यहाँ बुजुर्ग तुम्हारे यहीं दफन है, तुमने इस देश के मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करी है और ऐद करो कि इस देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बिना अधूरा है। आज जब चारों तरफ सांप्रदायिकता है, वो तमाम बड़े बड़े पद होल्ड करने वाले लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो बात और मौलाना अबुल कलाम आजाद को वो संदेश हमको याद रखना पड़ेगा कि इस देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल हमारे बिना अधूरा है, अधूरा हो जाएगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हिंदुस्तान छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे। हमने इसी मिट्टी में जन्म लिया था और मरने के बाद भी इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। हमको लड़ना है और आज हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं, लड़ने की प्रेरणा हमें डॉक्टर कफील खान जैसे लोगों से मिलती है। इनके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर के अंदर, वहां जो अजय सिंह बिष्ट है, आप लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते होंगे, उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उन्होंने इनको जेल में डाला क्योंकि इन्होंने बच्चों की जान बचाई, ये इनका गुनाह था। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनको बलि का बकरा बनाने की कोशिश करी, लेकिन इन 2 सालों में न इन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ी और उन्होंने सस्पेंड जरूर किया होगा, लेकिन ना अपना काम छोड़ा। देश में 100 से ऊपर फ्री में मेडिकल कैंप लगाए, मुजफ्फरपुर में, असम में, केरल में, आपके ओखला में, जगह जगह लगाए। इन सवालों को हमको उठाना पड़ेगा, हेल्थ के सवाल को उठाना पड़ेगा, एजुकेशन के सवाल को उठाना पड़ेगा, सच्चे कमेटी के सवाल को उठाना पड़ेगा और अपने संविधान के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हम कहीं नहीं जा रहे। कफील खान की तरह या मेरी तरह या कन्हैया की तरह आप जेल में डालिए, जब भी लड़ेंगे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का जो भारत था उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप तमाम लोगों यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।